आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। अरे गजभिये भाई, कहो कैसे हो? अरे बाबूजी आप आइए आइए। अरे तो तुम हमें पहचान गए हैं? लो, मैं तो आपको भी और आपकी मोटर को भी पहचान गया। अच्छा, आप 2 दिन पहले ही तो इस राजमार्ग से गुजरे थे। आपका तो मुझे नाम भी याद है, अविनाश बाबू। अरे वाह वाह वाह, तुम सब कुछ याद रख लेते हो गजभिये, ये गुण तो है तुम में भाई। बाबूजी, ये गुण ना होता तो भारत माँ के इतने सारे सपूतों की कहानियाँ कैसे याद रख पाता, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण तक दे दिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कभी हमें भी सुनाना किसी स्वतंत्रता सेनानी के जीवन की सच्ची कहानी। जरूर बाबूजी। लीजिए, पहले आप पानी पीजिए, फिर मैं आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा बाबूजी, नाश्ता लगाने से पहले मैं आपसे एक पहेली पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। अगर आपने उसका हल बता दिया तो आपको 2 प्लेट समोसे अपनी तरफ से खिलाऊंगा। अच्छा, हाँ। 2 प्लेट? तो फिर पूछो, क्या बात है? तो बताइए, 3 पाँव की तितली नहा धोकर निकली, बताइए वो क्या है? गजभिये, इसका जवाब तो तुमने खुद ही बता दिया। क्या मतलब बाबूजी? लाओ लाओ लाओ, 2 प्लेट समोसे लाओ। अरे बाबूजी, मतलब इस पहेली का उत्तर समोसा ही है। 3 पाँव की तितली नहा धोकर निकली। वाह बाबूजी वाह, आप तो बड़े सयाने और बुद्धिमान हैं। रहने वाले कहाँ के हैं आप? गजभिये, हम अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश में था लेकिन अब उत्तराखंड में है। तो आप अल्मोड़ा के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, तुमने नाम तो सुना होगा इस शहर का। बाबूजी, हम तो अल्मोड़ा को इसीलिए जानते हैं क्योंकि वहाँ से कुछ दूरी पर बसे गांव खूंट में महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के महान सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था 30 अगस्त के दिन साल 1887 में। वाह 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 गजभिये भाई, वाह वाह, तुम्हारी याददाश्त सच में तारीफ के काबिल है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उस महान विभूति पर तो सारे देश को गर्व है, लेकिन अल्मोड़ा की धरती तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत को अपना ऐसा पुत्र रत्न मानती है जिसने जन्मभूमि के साथ साथ पूरे देश का नाम उज्जवल किया। पंडित जी में तो बहुत सारे गुण थे बाबूजी। हाँ गजभिये, उनके गुणों, उनकी साधना और उनके संयमित जीवन पर मुग्ध होकर एक कवि ने उनके बारे में लिखा है कि तीव्र बुद्धि, गंभीर विचारक, स्वाधीनता के व्रती निराले, धीर वीर साहस की प्रतिमा, राष्ट्रीय एकता के रखवाले। बाबूजी, आप तो पंत जी के बारे में खूब जानते हैं। हाँ गजभिये, कॉलेज के दिनों में मैंने पंत जी पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा था। बाबूजी, मैंने तो उनके बारे में एक नाटक देखा था। यहीं सामने वाले गांव में एक संस्था वालों ने वो नाटक खेला था। अच्छा। हाँ, वो नाटक मैंने भी देखा था। उसका एक दृश्य तो मुझे आज भी याद है। वो 1947 का वर्ष था। तब पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री महोदय, एक शिष्टमंडल के सदस्य आपसे मिलना चाहते हैं। किस विषय में बात करना चाहते हैं वे? महोदय, इस समय देश के विभाजन से पैदा हुई आग सब तरफ लगी हुई है। वो सांप्रदायिक विवाद पर ही आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आप उन्हें भीतर भेज दीजिए। जो आज्ञा। मुख्यमंत्री जी, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम में एक विशेष संप्रदाय का पक्ष ले रहे हैं। ये सत्य नहीं है।
मैं किसी संप्रदाय का पक्षपाती नहीं हूं। मेरे समक्ष मेरे राज्य का हर वासी भारतवासी है। उनमें से जो कोई भी इस देश के अमन, चैन और भाईचारे को भंग करेगा, उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह तो आप किसी भी पक्ष को खुश नहीं रख पाएंगे। देखिए, मैं न तो किसी को खुश करना चाहता हूं और न ही नाराज। मैं बस अमन शांति चाहता हूं, ताकि इस राज्य में विकास के कार्य आगे बढ़ते रहें। इसलिए दोषी सजा पाएगा और निरपराध हमारी तरफ से सुरक्षा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय का क्यों ना हो। बाबूजी, उस नाटक के द्वारा मैंने पंत जी के ऐसे विचार सुने तो मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। हाँ गजभिये भाई, पंत जी ने राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के जो विचार हमें दिए थे, उनकी इस देश को आज भी जरूरत है और सदा रहेगी। तभी हम सब मिलकर विकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा बाबूजी, सुना है पंत जी बचपन में अपने नाना के यहाँ ही रहे थे? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है गजभिये भाई। पंत जी को बचपन में पिता के संपर्क में रहने का सुयोग और सुअवसर कम ही प्राप्त था। अच्छा। इसकी वजह ये रही कि उनके पिता श्री मनोरथ पंत रेवेन्यू कलेक्टर थे और उनका तबादला एक से दूसरी जगह होता रहता था। इसलिए उनकी माता अधिकतर पीहर में ही रही और गोविंद वल्लभ पंत का जन्म भी अपने नाना के यहाँ ही हुआ। अच्छा। उनके नाना उन्नत विचारों के संस्कृतनिष्ठ व्यक्ति थे और उनके विचारों का प्रभाव बालक गोविंद पर भी पड़ा। और ये प्रभाव तब मुखर हुआ जब वो प्रयाग के हिंदू छात्रावास में रहकर म्योर सेंट्रल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो तब कोई विशेष घटना हुई थी क्या बाबूजी? हाँ गजभिये, उन दिनों बंगाल के विभाजन को लेकर सारे देश में आंदोलन की आंधी चल रही थी। नवयुवक गोविंद भी इससे खुद को अलग न रख सके। साथियों, बंगाल का विभाजन अंग्रेजी हुकूमत ने वहां के प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया है। वो प्रांतवाद की आड़ में देश के वासियों के बीच भेदभाव बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो तो इस फैसले को उचित ठहरा रहे हैं। अगर ये विभाजन उचित होता तो सारा देश यूं इसके खिलाफ न खड़ा हो जाता। हमें भी अंग्रेजों के प्रति विरोध दर्शाने के लिए अपने स्तर पर कुछ करना चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें इंग्लिस्तान से या यूरोप से आयात की गई किसी भी वस्तु का उपयोग त्याग देना होगा। हमें स्वदेशी वस्तुएं ही इस्तेमाल करनी चाहिए। यह भी स्वदेश प्रेम का एक रूप है जो उनकी व्यापार नीति की कमर तोड़ सकता है। प्रयाग के हिंदू छात्रावास में उस दिन पंत जी ने जो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की प्रतिज्ञा ली, तो जीवन भर उसे निभाते रहे। और गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद तो वो खादी भी पहनने लगे थे। अच्छा गजभिये जी, पंत जी की एक खासियत और भी थी, जिससे सामाजिक और राजनैतिक जीवन अपनाने वाले हर व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। ऐसी कौन सी खासियत थी उनमें बाबूजी? देखो, पंडित गोविंद वल्लभ पंत में नेतृत्व करने के सभी गुण थे, लेकिन उन्होंने एक स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, ताकि उन्हें सेवा और अनुशासन का महत्व पता चल सके। जब 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उन्होंने उसमें एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया और व्यवस्था से जुड़े कई कार्यों को पूरा किया। असल में ऐसे अधिवेशनों में भाग लेकर ही उन्होंने महान नेताओं के विचार जाने और देश सेवा का व्रत लिया। फिर 1908 में प्रयाग में कुंभ के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा मेला लगा, तो इसमें भी पंत जी ने अपनी भागीदारी निभाने का फैसला किया। गोविंद, तुमने कांग्रेस के अधिवेशनों में एक स्वयंसेवक की भूमिका निभाई, वो तो समझ में आता है, लेकिन अब कुंभ के मेले में तुम्हें कौन सी सेवा करने की सूची है? लगता है तुम संगम पर स्नान कर रहे किसी श्रद्धालु को डूबने से बचाना चाहते हो। या फिर
खीर पूरी लेने के लिए श्रद्धालुओं की पंक्तियां बनवाना चाहते हो? अरे तुम लोग अपने अपने अंदाज लगाने बंद करो। गोविंद के मन में क्या है ये तो जान लो पहले। तो फिर ये बताए ना कि अपने साथ साथ हमें भी क्यों शामिल करना चाहता है इस विशाल आयोजन में? देखो, कुंभ के इस अवसर पर अपार जनसमूह जुटेगा, ठीक? देश के हर क्षेत्र से लोग आएंगे, तो ये हमारे लिए सुअवसर है कि हम एक साथ एक ही स्थान पर हजारों लाखों लोगों को कांग्रेस और उसके उद्देश्य की बात समझा सकते हैं। ये तो तुम सब मानते हो कि कांग्रेस के उद्देश्य की बात लोगों को समझाने का मतलब है लोगों में देश प्रेम और स्वतंत्रता के प्रति ललक पैदा करना। गोविंद ठीक कहता है, हमें ये अवसर गंवाना नहीं चाहिए। गोविंद, हम तुम्हारा साथ देंगे। कुंभ के अवसर पर हम विशेष सभाओं का आयोजन करेंगे। प्यारे देशवासियों, इस बार आप संगम में डुबकी लेते वक्त कोई अन्य संकल्प लें अथवा न लें, लेकिन इस देश को आजाद करवाने का संकल्प आप अवश्य लें और फिर उसे पूरा करने का प्रयत्न भी करें। ये देश हमारा है भाइयों बहनों। इस पर किसी विदेशी कौम की सरकार, उनका अनुचित अधिकार और उनका अत्याचार हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो अब आपको सोचना यह है कि हम आजादी के इस संकल्प को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसका सीधा और सच्चा रास्ता है कि आप कांग्रेस का साथ दें, इस दल की नीतियों का साथ दें, क्योंकि कांग्रेस इस देश को दास्ता के पंजों से छुड़ाना चाहती है और इसका साथ देकर आप भी प्रत्यक्ष रूप से आजादी के सपने को साकार करने में जुट जाएंगे। नहीं नहीं, अंग्रेजों से डरिए मत। हम डरते हैं उनसे, तभी तो इनके अत्याचार बढ़ते हैं हम पर। हिम्मत पैदा कीजिए, हौसला जगाइए। एक बार हम जाग गए तो फिर यह अंग्रेजी राज्य यहां रुक नहीं पाएगा। जड़ें उखड़ जाएंगी इसकी। ये लड़का कौन है जो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है? हजूर, ये गोविंद वल्लभ पंत है। क्या करता है ये? इनकलाबी है क्या? नहीं हजूर, पढ़ता है म्योर सेंट्रल कॉलेज में। तो ये वहाँ का स्टूडेंट है। उस कॉलेज का प्रिंसिपल तो एक इंग्लिशमैन है। हम उससे बात करता है, देखता है कि लड़का इस साल एग्जामिनेशन में कैसे बैठता है। हाँ हजूर, कुछ कीजिए। आप इतने बड़े अफसर हैं, वो प्रिंसिपल साहब आपकी बात जरूर मानेंगे। और फिर वही हुआ गज भी है भाई। कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल ने पंत जी के परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी। तो मतलब उनकी पढ़ाई का वो साल बेकार गया? नहीं नहीं, बाद में महामना मालवीय जी के प्रयत्नों से ये रोक हटी और पंत जी परीक्षा में बैठ सके। चलो अच्छा हुआ। लेकिन इस घटना के बाद वो अंग्रेजों की नजर में आ गए थे। पंत जी ने उसी कॉलेज से बीए पास किया और फिर 1910 में उन्होंने वकालत की परीक्षा भी पास कर ली। पंडित पंत जी तो बहुत गुणवान थे बाबूजी, तो फिर वकील भी अच्छे साबित हुए होंगे। हाँ गज भी है भाई, वो रानीखेत और काशीपुर में वकालत करने लगे थे और कुछ ही दिनों में उनकी वकालत चमक उठी और उनकी गिनती अच्छे वकीलों में होने लगी। कह सकते हैं कि यश और अर्थ की दृष्टि से तो पंत जी सौभाग्यशाली थे, लेकिन क्या बाबूजी? लेकिन दाम्पत्य जीवन में दुर्भाग्य ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसा क्या हो गया था उनके जीवन में? एक अच्छा इंसान तो अपने हर रूप में अच्छा होता है, पुत्र, पति, पिता या किसी दूसरे रूप में भी। नहीं गज भी है, पंत जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। मैंने कहा ना, ये उनका दुर्भाग्य ही था जिसने कुछ ही वर्षों में उनकी 2 पत्नियों को छीन लिया था उनसे।
एक पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी लड़की से विवाह हुआ तो वो भी जल्दी ही चल बसी। उस समय पंत जी को लगने लगा कि दाम्पत्य जीवन का सुख उनके जीवन में है ही नहीं। इसी बीच उनका तीसरा विवाह हो गया और इस बार जिस लड़की से उनका विवाह हुआ उनका सुशीला नाम था। वो पंत जी की मनस्थिति को भली भांति समझती थीं। सुशीला, क्या तुम्हें पता था कि ये मेरा तीसरा विवाह है और मेरी पहली दोनों पत्नियों का स्वर्गवास हो चुका है? हाँ, मुझे विवाह से पहले ये बात मालूम थी और मैं आपके मन की पीड़ा समझ सकती थी। शायद इसीलिए आपकी जीवन संगिनी बनने का निर्णय लिया मैंने। तुमने कहा कि तुमने मेरी पीड़ा को समझते हुए मुझसे विवाह करने का निर्णय किया, तो क्या तुम्हें मुझ पर दया हो आई थी? नहीं नहीं, आप ऐसा कतई मत सोचिए। मेरे मन में ये भावना कदापि नहीं थी। असल में मैंने आपके जीवन और कार्यों के बारे में सुन रखा था, इसलिए डरती थी कि आपकी पीड़ा कहीं आपकी निराशा न बन जाए। आपको अभी देश के लिए बहुत कुछ करना है, अपने राज्य के लिए बहुत कुछ करना है, देश को गुलामी के बंधन से छुटकारा दिलाना है, जनसाधारण के दुखों को दूर करना है। आप जैसे व्यक्ति अगर जीवन से निराश हो जाए तो ये पूरे राष्ट्र की हानि होगी। बस यही सोचकर मैंने। तुम सच कह रही हो सुशीला? हाँ, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूं। मेरी सेवा आपके साथ है, मेरी शक्ति आपके साथ है। सुशीला, पत्नी के इन वचनों से तो पंत जी के जीवन को नई दिशा मिली होगी। दिशा तो उन्होंने पहले ही तय कर रखी थी गजभिये। हाँ, उस दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति अब दुगनी हो गई थी। वकालत करते हुए पंत जी ने राजनीति में प्रवेश किया और शुरुआत हुई कुमायूं परिषद से। ये परिषद मुख्य रूप से सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित की गई थी। फिर तो पंत जी जरूर सफल हुए होंगे। वो तो उस क्षेत्र की सामाजिक कुरीतियों को अच्छी तरह समझते थे। हाँ हाँ, उन्होंने बेगार प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और स्त्रियों के सम्मान व समानता के लिए भी कार्य किया। इस प्रकार जनता की सेवा करते करते वो कुमायूं परिषद के अध्यक्ष भी बने और उनकी अध्यक्षता में परिषद का जो अधिवेशन हुआ उसमें लाखों लोग शामिल हुए। फिर 1918 में जब सारे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ तो पंत जी ने कुमायूं में भी इसके विरोध के झंडे को फहराया। यहाँ हड़ताल हुई, मोर्चे निकाले गए और पंत जी ने खुद सभाओं में भाषण देकर रॉलेट एक्ट का तीव्र विरोध किया। अच्छा बाबूजी, तो फिर कुमायूं परिषद के दायरे से निकलकर पंत जी ने देश की राजनीति में कब प्रवेश किया बाबूजी? हम कह सकते हैं गजभिये भाई कि सन 1921 तक पंत जी की राजनीति कुमायूं परिषद तक ही सीमित थी। हालांकि वो कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेते रहे थे, लेकिन जब 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें उनकी भागीदारी ने उनका नाम राष्ट्र स्तर तक पहुंचा दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! विदेशी वस्त्रों की जलाई जाने वाली ये होलियां वास्तव में मां भारती की आरती में जलने वाली ज्वाला है। एक ऐसी ज्वाला जो गुलामी की बेड़ियों को पिघला देगी। विदेशी वस्त्रों की इस होली में अपना हर एक भेदभाव भी जला देना है हमको। भारत माता की जय! भारत माता की जय! लेकिन चौरा-चौरी कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फलस्वरूप राजनीतिक आंदोलन में निराशा की लहर सी दौड़ गई। इसी बीच कांग्रेस के भीतर मतभेद पैदा होने लगे और इस तरह स्वराज पार्टी का उदय हुआ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप स्वराज पार्टी में क्यों जाना चाहते हैं? क्या केवल इसलिए कि इसका गठन पंडित मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जैसे बड़े नेताओं ने किया है? नहीं सुशीला, इसलिए नहीं।
बल्कि इसलिए कि इन नेताओं के विचारों से मैं सहमत और प्रभावित हूं। इतने बड़े देश में मात्र आंदोलनों की मदद से स्वाधीनता शायद प्राप्त नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं चौरा चौरी जैसी कोई ना कोई घटना होती रहेगी जो हमें शर्मसार कर देगी और हमारे आंदोलनों को असफल भी। तो स्वराज पार्टी का क्या विचार है? देखो सुशीला, उनका मानना है कि हम चुनाव जीतकर परिषदों में जाएं और वहां अपनी राजनीतिक शक्ति के साथ स्वाधीनता के लिए लड़ें। सच कहना सुशीला, क्या तुम्हें मतभेद है इस विचार से? नहीं, कदापि नहीं। आपके विचार तो मेरे लिए आज्ञा समान है। मैं इस राह पर भी आपका साथ दूंगी। सन 1922 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्वराज पार्टी में शामिल हुए और इसी पार्टी की तरफ से चुनाव जीतकर वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने और उन्होंने स्वाधीनता के लिए कार्य करते हुए कई जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाया। लेकिन बाबूजी, मैंने सुना है कि बाद के कई आंदोलनों में तो पंत जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर कदम बढ़ाया। हाँ गज भी 1928 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज पार्टी और कांग्रेस के वैचारिक मतभेद समाप्त हो गए थे, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया कि 1 वर्ष के भीतर अगर वो औपनिवेशिक स्वराज नहीं देगी तो फिर पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाएगी। हाँ बाबूजी, तभी तो पंडित नेहरू ने साल 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। वो अवसर तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता बाबूजी। और फिर नमक सत्याग्रह और स्वतंत्रता आंदोलन की दूसरी अनेक गतिविधियों में पंत जी बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। और फिर आया वर्ष 1935। कांग्रेस और स्वराज पार्टी में जो समझौता हुआ था, उसके फलस्वरूप कांग्रेस जन को भी चुनाव लड़कर विधान परिषदों में जाने की अनुमति दी गई। चुनाव में 8 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पहली बार प्रतिष्ठित हुए। वो तो आजादी के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, क्यों बाबूजी? हाँ गज भी है, लेकिन पंत जी कभी किसी पद के लिए लालायित नहीं रहे। वर्ष 1939 में जब द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज युद्ध में भारत के धन और जन का उपयोग करने लगे। इसके विरोध स्वरूप रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया कि सभी कांग्रेस जन परिषदों की सदस्यता से त्यागपत्र दे दें और सरकारी पद छोड़ दें। पंत जी, कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया है उस पर क्या पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है? आखिर जनता ने हमें चुनकर परिषदों में भेजा है। पुनर्विचार की कतई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, क्या वो स्वीकार करेंगे कि हमारे सैनिक बेवजह युद्ध में मारे जाते रहे? हमारे डॉक्टर, रसद पहुंचाने वाले हमारे वाहन और वो धन जो इस देश की जनता का है, वो अंग्रेजों के लिए युद्ध में खर्च होता रहे और हम अपने अपने पद संभाल कर बैठे रहें? नहीं नहीं, इसे न तो हमारी आत्मा स्वीकार करेगी और ना ही देश की जनता। और फिर 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता के महान संग्राम को सफलता मिली। देश आजाद हुआ। पंत जी को उत्तर प्रदेश के विकास की बागडोर थमाई गई और वो वर्ष 1954 तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाद में उन्हें पंडित नेहरू ने केंद्र में बुला लिया। वो गृह मंत्री बनाए गए और इस पद पर भी उन्होंने बेहद कुशलता और दक्षता का परिचय दिया। वर्ष 1961 में जब पंत जी का निधन हुआ तो उस समय वो गृह मंत्री के पद पर ही कार्य कर रहे थे। हाँ बाबूजी, वो तो अंतिम सांस तक देश सेवा में लगे रहे। उनकी सेवाओं व उनकी देशभक्ति के लिए वर्ष 1957 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन पंत जी का वास्तविक सम्मान यही होगा कि हम सदैव उनके जीवन, उनकी देशभक्ति और उनके आदर्शों को याद रखें। और इस काम में मैं भी अपनी भागीदारी निभाऊंगा बाबूजी। अपने यहाँ आने वाले लोगों को मैं पंत जी के जीवन से जुड़ा संदेश जरूर दूंगा।
मान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।